Next.js 14 में नेक्स्ट ऑथ की मदद से हम लोग कस्टम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करने वाले हैं, और इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो नेक्स्ट ऑथ का प्रोवाइडर क्रेडेंशियल्स है उसका। तो इसमें क्या होगा कि मैं जो डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ वो है MongoDB, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी 3 यूज़र्स है। और अगर मैं एक नए यूज़र्स को क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे ए करके मैंने रैंडम ले लिया और फिर ऐसे ऐसा कुछ डाल के मैंने अगर 1 2 3 करके साइन अप पे क्रिएट किया, तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट क्रिएटेड का मैसेज आता है। और अगर मैं यूज़र्स पे जाऊँ तो यहाँ पे जो वो रैंडम यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर लॉगिन की बात करें तो अभी अगर मैं लॉगिन करना चाहता हूँ तो ये हमारा लॉगिन वाला है। यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स हैं, जैसे एक यूज़र है praveen@codingmstr.com, मैं उसके थ्रू लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ पे praveen@codingmstr.com लिखा मैंने, और पासवर्ड मैं इंटर करके, अगर मैं गलत पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आएगा, और करेक्ट पासवर्ड 1 2 3 मैं इंटर करके अगर लॉगिन कर रहा हूँ तो लॉगिन सक्सेसफुल होकर ये होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डेवलप करके देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं Next.js का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, npx create next app @latest लिख के। अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 14.1 है, तो वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ऐप का नाम है तो मैं नेक्स्ट ऑथ ऐसा कुछ दे देता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ESLint का कर रहा हूँ, टेलविंड का कर रहा हूँ, और उसमें डिफ़ॉल्ट वाले सेलेक्ट करते हुए जाता हूँ। और यहाँ पे हमारा जो Next.js वो इंस्टॉल हो रहा है, और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं बता दूं कि इसका जो पूरा स्टेप है मैंने अपने वेबसाइट पे लिख के रखा है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो इसका गिटहब का भी लिंक है, तो आप दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाने के बाद आप पूरे रिपोजिटरी को क्लोन करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये कोड अच्छा लगे तो प्लीज़ इस आप यहाँ पे स्टार्ट देना ना भूलें। तो अभी मैं अपने स्टेप्स पे आता हूँ। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है कि हमें एक्जियोस, बाइक्रिप्ट, मंगूज और नेक्स्टऑथ का यूज़ करना है। और यहाँ पे जो हमारा लॉगिन होगा वो नेक्स्टऑथ की मदद से होगा। और नेक्स्टऑथ में अगर प्रोवाइडर की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, गूगल, डिस्कॉर्ड, ईमेल, गिटहब, गिटलैब वगैरह। किसी भी प्रोवाइडर के थ्रू हम लोग यूज़र को साइन इन या साइन अप करा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कस्टम लॉगिन और साइन अप फॉर्म का यूज़ करने वाले। और यहाँ पे अगर क्रेडेंशियल्स को या क्रेडेंशियल्स का मैं कोड दिखाऊँ तो यहाँ पे ये दिया गया है कि आपको पेजेस के अंदर API, फिर ऑथ, फिर एसआई के डायरेक्टरी का आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, और उसके बाद आप इस कोड के हेल्प से आप क्रेडेंशियल्स वाला लॉगिन सेटअप कर सकते हैं। वैसे अगर गिटहब की बात करें तो गिटहब में भी सेम आपको पहले इंपोर्ट करना है, और प्रोवाइडर में आपको गिटहब को ऐड करना है, तो आप गिटहब के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। किसी भी प्रोवाइडर को ऐड करना यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। तो अगर अभी मैं देखूँ तो हमारा जो Next.js 14 है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं इसको CD कर लेता हूँ नेक्स्ट ऑथ में। अब यहाँ पे अगर मैं npm run dev टाइप करूँ तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा लोकल होस्ट 3000 पे। और जो पूरा स्टेप है हम लोग इसी को फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है, हमें एक्जियोस, bcrypt, मंगूज और नेक्स्ट ऑथ का यूज़ करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और एक साथ ही एक नया टर्मिनल में मैं इसको पेस्ट करके इंस्टॉल कर लूँगा। और जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक अगर मैं लोकल होस्ट पे आकर रिफ्रेश करूँ तो हमारा नेक्स्ट जेएस का ऐप अब स्टार्ट हो चुका है। अब जो दूसरा स्टेप है उसमें हमें next.config.js फाइल को कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे मैं env फाइल को कॉपी कर लूँगा, और मैं कंट्रोल और T को अगर एक साथ क्लिक करता हूँ और next.config लिखने का ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास सजेशन आ रहा है next.config.mjs फाइल, जो कि पहले .js फाइल हुआ करता था। अभी इसके अंदर में जो env कॉपी किया मैंने, मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे क्या है कि जो ये .env वाला फाइल है, पहले हम लोग रिएक्ट में अगर कोड करते हैं तो ऐसे .env लिखते हैं, वही फाइल सेम यहाँ पे हम लोग .env के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें अगर .env में भी लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे बस मुझे इक्वल्स टू और ये देना पड़ेगा।
और अगर आपको प्रोडक्शन पे नहीं ले जाना है तो आपको .env.local यूज़ करना है। और प्रायोरिटी की बात करूँ तो अगर लोकल पे है तो .env.local प्रायोरिटी पे होगा। उसके बाद env या nextconfig.mjs का जो env होगा वो प्रायोरिटी पे आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एक होस्ट नेम सेटअप किया है और होस्ट नेम में हमने API का लिंक रखा है। तो यहाँ पे हमें सोर्स में एक API फोल्डर क्रिएट करना होगा और उस API के अंदर हम लोग राउट्स को लिख सकते हैं। और उसके बाद MongoDB URI है, जो कि ये MongoDB का जो कनेक्शन स्ट्रिंग होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। और लास्ट में आपका जो डेटाबेस का नाम है वो आपको यहाँ पे अपेंड करना है। जैसे मैं जो डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ वो CodingMstr है। अगर आप कोई और डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो आप उसका नाम यहाँ पे आपको लास्ट में लगा देना है। और ये नेक्स्ट ऑथ का सीक्रेट है, ये कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है, जो भी आपको मन करे वो आप रैंडम नंबर इंटर कर दीजिए, वो आपका सीक्रेट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट ऑथ का URL है जो कि आपका ऑब्वियसली लोकल होस्ट 3000 जो रूट URL है वही होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑथ का सीक्रेट है, ये भी आप कुछ रैंडम डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेप हो चुका है। अब अगर मैं तीसरे स्टेप में आऊँ तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट ऑथ का एक फ़ाइल क्रिएट करना है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। सेम यहाँ पे भी वही कोड लिखा हुआ था, ये वाला फाइल आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैं इसके अंदर दो फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ, option.ts और route.ts। तो यहाँ पे जो ऐप है, ऐप के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ API, और API के अंदर एक फोल्डर आ जाएगा ऑथ के अंदर एक और फोल्डर आएगा ये वाला जो डॉट है। तो इसको आपको यहाँ से यूज़ कर लेना है। ये एक तरह से एक वाइल्ड कार्ड फोल्डर है, मतलब कोई भी अनफॉर्मेटेड रिक्वेस्ट आ रहा है बहुत सारा तो वो नेक्स्ट ऑथ वाले में जाएगा। और इसके अंदर हमें दो फाइल्स क्रिएट करने, एक होगा route.ts वाला फाइल जो कि बताएगा कि हमारा राउटिंग कैसे काम कर रहा है, और दूसरा होगा options.ts वाला फाइल जिसमें कि हम लोग अपना क्रेडेंशियल्स वगैरह सेटअप करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो options.ts वाला फाइल है आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कोड बेसिकली कर क्या रहा है। उससे पहले मैं route.ts वाले फाइल को भी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे route.ts वाला फाइल है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो जैसे ही हमारा कोई रिक्वेस्ट है वो API ऑथ नेक्स्ट ऑथ वाले के अंदर आता है तो वो route.ts वाले फाइल को एक्सेस करेगा। और ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि जो Next.js 14 है उसमें अगर हम कोई भी API वगैरह क्रिएट करते हैं, जैसे ये API है, इसके अंदर अगर मुझे लॉगिन क्रिएट करना है तो अगर मैं लॉगिन लिख रहा हूँ तो ये लॉगिन का फोल्डर हुआ, और उसके अंदर मुझे अगर लॉगिन को एक्सेस करना है तो मुझे route.ts या JS फाइल ऐसा लिखना पड़ेगा। तब जाके अगर कोई API/login जाता है तो ये वाले फाइल को हिट करके इसके अंदर का इन्फॉर्मेशन वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे सेम जो कोड है नेक्स्ट ऑथ का, अगर आप देखते हैं तो ये जो nextauth.js वाला फाइल है इसको अगर एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पे एक route.ts फाइल या js फाइल डिफाइन करना होगा। और उस राउट में जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑप्शंस वाला JS फाइल है वो पहले इंक्लूड हो रहा है, और वो नेक्स्ट ऑथ के थ्रू नेक्स्ट ऑथ में ऑप्शंस को इंक्लूड किया जा रहा है। और वो एज ए हैंडलर, जो एक हैंडलर है वो गेट है या पोस्ट है या जो भी है वो उस तरह से रिटर्न हो रहा है। तो अगर मैं ऑप्शंस वाले TS वाले फाइल में आता हूँ तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो भी प्रोवाइडर आपको इंक्लूड करना है तो वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे गिटहब का है, क्रेडेंशियल्स है, गूगल है। और इसका क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आपको process.env फाइल, यानी जो env फाइल है हमारा, जो कि यहाँ पे आपको इंक्लूड करना होगा। और यहाँ से आप उसके क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को ले सकते हैं। अगर आपको जानना है कि गिटहब के थ्रू आप कैसे यूज़र को साइन इन कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप नेक्स्ट ऑथ के थ्रू गिटहब को कैसे साइन अप कर सकते हैं। और जो हमारा मेन फोकस है इस वीडियो का वो है क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर, और यहाँ पे इसका नेम वगैरह देना है, और बेसिक क्रेडेंशियल्स का जो स्ट्रक्चर होगा, ईमेल या पासवर्ड, वो दे देना है। और उसमें एक ऑथराइज नाम का फंक्शन है जिसमें क्रेडेंशियल्स पास होता है।
और उसके साथ रिक्वेस्ट पास होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिक्वेस्ट बॉडी है उसमें क्रेडेंशियल्स के थ्रू जो भी ईमेल या पासवर्ड यूज़र का आ रहा है लॉगिन वेरिफिकेशन के लिए, वो यहाँ से वेरीफाई होता है। और ये वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो मैं पोस्ट एपीआई के थ्रू कर रहा हूँ, जो कि बेस यूआरएल से है। और बेस यूआरएल को अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये लॉगिन एपीआई को कॉल कर रहा है। और इसको समझने के लिए मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारा लॉगिन एपीआई है, एपीआई के अंदर ये लॉगिन क्रिएट है। ये राउट डॉट जेएस वाला फाइल को यहाँ से एक्सेस करेगा, ऑप्शंस डॉट टी एस से एक्सेस करता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे जो रिक्वेस्ट होगा और यूजर्स होगा वो रिस्पांस डेटा में आता है, और वो अगर सही है तो वो फिर रिस्पांस डेटा रिटर्न होता है, जो कि हमारे सेशन में सेट हो जाएगा। अगर वो गलत है तो जो भी एरर आ रहा है, जो डेटा है वो नल आएगा और सेशन एम्प्टी रहेगा और यूज़र अनवेरीफाइड रहेगा और वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये नेक्स्ट ऑथ का यही लॉजिक है, ये ऐसे ही काम कर रहा है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है कि एक ऑथ प्रोवाइडर डॉट टी एस एक्स फाइल क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि एक ऑथ प्रोवाइडर डॉट टी एस एक्स फाइल क्रिएट कर लूँगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और कॉन्टेक्स्ट जो है ऐप के अंदर है, तो ऐप के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर एक फ़ाइल आ जाएगा ऑथ प्रोवाइडर डॉट टी एस एक्स। और इसका जो कोड है आपको ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये करने का मतलब ये है कि जो सेशन प्रोवाइडर है वो क्लाइंट साइड में यूज़ होता है, और नेक्स्ट जेएस में हम लोग सर्वर साइड का भी यूज़ करते हैं। तो क्लाइंट जेएस से क्लाइंट साइड या यूज़ क्लाइंट से मैं मतलब ये है कि जो भी चीज़ हमारे ब्राउज़र में रेंडर हो रहा है वो क्लाइंट साइड होगा, और जो भी चीज़ सर्वर के थ्रू आ रहा है, मतलब सर्वर जो उसको प्रोसेस करके दे रहा है, जैसे एपीआई वगैरह का जो रिस्पांस है सर्वर प्रोसेस करके दे रहा है, तो वो सर्वर साइड हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो फाइल है सेशन प्रोवाइडर जाना चाहिए हमारे रूट वाले लेआउट में, यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन ये सर्वर साइड पे रेंडर होता है क्योंकि यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी है एसीओ को सपोर्ट करने के लिए सर्वर साइड से आता है। तो वो सर्वर साइड से आने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लाइंट साइड का कोड नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें ऑथ प्रोवाइडर नाम का एक फ़ाइल क्रिएट करना पड़ रहा है। और इसको फिर हम लोग इसमें इंपोर्ट करके इसको बाइंड करने वाले हैं, आई मीन रैप करने वाले हैं चिल्ड्रन में, ताकि जो भी चिल्ड्रन पास हो रहा है उसमें सेशन अवेलेबल हो। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आऊँगा, और इसमें वही दिया गया है कि आपको ऑथ प्रोवाइडर को रूट में सेटअप करना है। उससे पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इंपोर्ट करने के बाद जो ऑथ प्रोवाइडर है यहाँ पे बाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं बाइंड कर देता हूँ। ये बाइंड हो गया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हमें डेटाबेस सेटअप करना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया मैं मंगूज़ का यूज़ करने वाला हूँ। तो वो सेटअप करने के लिए सबसे पहले मुझे एक डीबी के अंदर कन्फिग और डीबी कनेक्ट और जेएस फाइल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे सोर्स के अंदर एक डीबी फाइल ले लेता हूँ, ताकि हमारा फाइल सब कुछ एक जगह हो। और जो भी राउट के बाहर वाला फाइल है, मतलब जो सपोर्टिंग फाइल है, उसको हम लोग ऐप से बाहर रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐप से बाहर रखा है, और यहाँ पे जो डीबी है उसके अंदर आ जाएगा कन्फिग और उसके अंदर डीबी कनेक्ट और जेएस। तो मैं यहाँ के डीबी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा कन्फिग नाम से, और कन्फिग के अंदर एक फाइल आ जाएगा डीबी कनेक्ट डॉट जेएस के नाम से। अब ये जो डीबी कनेक्ट डॉट जेएस है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये लास्ट में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रह गया है, तो उसको मैं फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब डीबी कनेक्ट और जेएस वाले फाइल में क्या हो रहा है कि हमने जो mongoose इंस्टॉल किया था पहले, तो हम लोग उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उसके यूआरएल जो स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग है ये वाला, इसका हम लोग पाथ डॉट env फाइल से ले रहे हैं, जो कि नेक्स्ट डॉट कन्फिग डॉट mjs वाले फाइल में। तो यहाँ से हम लोग ये कनेक्शन स्ट्रिंग ये वाले कनेक्ट डॉट जेएस वाले फाइल में ले रहे हैं। और अगर वो नहीं है तो यहाँ पे एरर आ रहा है, अगर वो है तो एक ग्लोबल डॉट मंगूज का कैचे क्रिएट हो रहा है, और अगर कैचे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन नल वगैरह रिटर्न कर रहे हैं।
अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये डेटाबेस से कनेक्शन अगर हमारा यहाँ तक नहीं हुआ है तो इसके बाद हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, जो कि कनेक्शन कैचे डॉट कनेक्शन के थ्रू क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग मेनली कनेक्शन का जो क्वेरी है वो पास कर रहे हैं, जिसमें MongoDB URI और जो बाकी का ऑप्शंस है जैसे कि बफर कमांड ट्रू होना चाहिए, जो कि हमारे डेटाबेस को इजीली एक्सेस करने के काम में आता है। तो वो सब हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं और फिर मंगूज को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, जो कि हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ अब रिटर्न हो रहा है, जिसके पास अब हमारे डेटाबेस का पाथ है। और उसके बाद जो हमारा DB कनेक्ट है लास्ट में एक्सपोर्ट हो जाता है मंगूज के कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ, जिसमें कि हमारा डेटाबेस का भी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हमारा मंगूज के साथ कनेक्शन हो चुका है। अब उसके बाद हमें एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। मॉडल क्रिएट करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप MVC पैटर्न के बारे में जानते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो मॉडल बेसिकली डेटाबेस से कनेक्शन के काम में आता है और व्यू जो हमारा फ्रंट एंड है उसको दिखाने के काम में आता है। कंट्रोलर हमारा बिजनेस लॉजिक होता है। यहाँ पे जो हम लोग API लिखेंगे, जो पोस्ट API होगा लॉगिन या रजिस्टर का, वो एक कंट्रोलर की तरह काम करेगा और हमें एक मॉडल क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा कन्फिग वाला फाइल है उसके अंदर DB के अंदर मैं एक मॉडल नाम का फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। ये मॉडल्स आ गया और इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट होगा यूज़र नाम का, या एक फ़ाइल क्रिएट होगा जो कि होगा यूज़र नाम का फ़ाइल। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे स्टेप्स के अकॉर्डिंग एक फ़ाइल क्रिएट होगा user.js, जो कि मॉडल्स के अंदर हमें रखना है। तो मैं यहाँ पे user.js वाला फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और जो user.js वाला फ़ाइल है आपको इसको कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर लेना है। ये हमारा मंगूज़ का जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है और इसमें पहले हम लोग मंगूज़ को कॉल कर रहे हैं और मंगूज़ के स्कीमा को कॉल कर रहे हैं। और यूज़र का स्कीमा यानी कि यूज़र का जो टाइप है, स्ट्रिंग है, नंबर है, डेट है, क्या है, वो यहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं। अगर आपको मंगूज़ स्कीमा के बारे में और जानना है तो आपको यहाँ सर्च करना पड़ेगा मंगूज़ स्कीमा। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको अगर स्कीमा टाइप्स देखना है या उसका कैसे यूज़ करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अगर आपको नंबर यूज़ करना है तो आप इस तरह से स्कीमा में एज नंबर वगैरह ऐसा पास कर सकते हैं, या आप सिंपल यहाँ पे आके ऐसे नंबर लिख सकते हैं तो वो नंबर टाइप हो जाएगा। अगर एरे करना है तो आपको यहाँ पे एरे लिखना होगा। डेट टाइम करना है तो डेट टाइम डिफ़ॉल्ट वैल्यू वगैरह भी आप पास कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मंगूज़ में स्कीमा वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो यूज़र मॉडल है, जो कि बेसिकली यूज़र का जो कलेक्शन है उसको शो कर रहा है। यहाँ पे ये यूज़र्स का कलेक्शन है, वो उससे कनेक्शन बना रहा है और उसका डिटेल्स यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब जो अगला स्टेप है हमारा वो है हमें API वगैरह क्रिएट करना है। तो एक लॉगिन के अंदर route.js फाइल है जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था, तो उसके अंदर हमें ये वाले कोड का यूज़ करना है। और ये रहा लॉगिन के अंदर route.js वाला फाइल। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले DB कनेक्ट फाइल जो है मंगो से जो कनेक्शन बना रहा है वो आ रहा है और ये हमारा मॉडल है। और bcrypt पासवर्ड को हैश करने के लिए यूज़ होता है, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये DB कनेक्ट जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कनेक्शन यहाँ पे पहले बन जाएगा। और ये मैंने गेट रिक्वेस्ट रखा है ताकि हम लोग API को चेक कर सके API सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ये गेट में क्या हो रहा है कि सबसे पहले यूजर्स में यूज़र मॉडल को फाइंड किया जा रहा है और फाइंड एम्प्टी है, मतलब जितना भी रिकॉर्ड से सब आएगा। अगर इसमें मुझे कंडीशन लगाना है कि यूज़र एक्टिव है वो लेना है, एडमिन है वो लेना है, यूज़र के टाइप पे फ़िल्टर लगाना है, तो वो मैं फाइंड के अंदर लगा सकता हूँ। और ID नेगेटिव रखने का मतलब है कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को चाहिए, मतलब जो लेटेस्ट क्रिएटेड है वो ऊपर होना चाहिए और ओल्ड डेटा नीचे होना चाहिए। और उसके बाद जो यूजर्स है उसको JSON.stringify से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि जो हमारा डेटा है वो आसानी से जो फेच हो और हम लोग उसको आसानी से कंज्यूम कर पाए। अब यहाँ पे अगर मैं लोकल होस्ट 3000 API और लॉगिन पे जाता हूँ तो अगर सब कुछ सही होगा तो हमारा जो यूज़र्स का डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो यूज़र्स का डिटेल है यहाँ पे आ गया है। और यहाँ अगर मैं टर्मिनल में देखूँ
तो ये जो है वो कंपाइल होके आया है। और ये यहाँ पे अगर आपको कुछ डिबग वगैरह करना है तो आपको console.log का यूज़ करना होगा, console.log। और यहाँ पे अगर मैं यूज़र्स को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिटेल्स है वो कंसोल में प्रिंट हो रहा है। कुछ एरर होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब हमारा जो ये वाला राउट का जो सेटअप है और मोंगोडीबी का कनेक्शन है वो सब सही से हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें रजिस्टर वाला एपीआई क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एपीआई पे आऊँगा और उस पर एक फोल्डर क्रिएट करूँगा रजिस्टर नाम से। रजिस्टर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट होगा राउट के नाम से, route.js। और route.js में ये वाला जो हमारा रजिस्टर वाला फाइल है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, bcrypt आ रहा है, db कनेक्शन वगैरह आ रहा है और पोस्ट वगैरह हो रहा है। तो बेसिकली लॉगिन में क्या है, अगर पोस्ट में हम लोग देखते हैं तो पहले हमारे पास रिक्वेस्ट के थ्रू ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। और अगर वो पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऐसा एक मैसेज जाएगा 400 स्टेटस कोड के साथ, ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड करके। और उसके बाद हम लोग ईमेल को फाइंड कर रहे हैं। अगर ईमेल फाइंड होता है तो एक मैसेज, ईमेल फाइंड होगा तो सही है। अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब है कि यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और क्रेडेंशियल्स है जो इनवैलिड है, तो ऐसा मैसेज हम लोग दे सकते हैं। अगर ईमेल फाइंड कर रहा है तो हम लोग आगे के स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो bcrypt का यूज़ है वो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक हैश कोड है, पासवर्ड जो है एक हैश के फॉर्म में है। तो उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग bcrypt.compare का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम लोग जो पासवर्ड रिक्वेस्ट जा रहा है और जो यूज़र में जा रहा है दोनों को कंपेयर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो वैलिड है या नहीं है। अगर वो वैलिड होता है तो हम लोग 200 रिटर्न देते हैं यूज़र्स के साथ। अगर वो वैलिड नहीं है तो हम लोग रॉन्ग पासवर्ड करके 400 स्टेटस कोड के साथ रिटर्न करते हैं। अगर आपको बिना bcrypt के इसको ट्राई करना है तो आप इस कोड को अनकमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग पासवर्ड और यूज़र डॉट पासवर्ड को मैच कर रहे हैं। अगर वो मैच हो रहा है तो 200 आ रहा है, नहीं हो रहा है तो 400 आ रहा है। सेम लॉजिक रजिस्टर वाले में भी लिखा हुआ है। रजिस्टर वाले में पोस्ट कॉल हो रहा है और ईमेल और पासवर्ड जो है रिक्वेस्ट और जेसन से आ रहा है और एग्जिस्टिंग यूज़र को चेक कर रहा है कि वो है या नहीं है। अगर है तो सही है, अगर है तो हम लोग ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि ईमेल ऑलरेडी टेकन है, ये ईमेल कोई और यूज़र यूज़ कर रहा है, आपको कोई और ईमेल इंटर करना होगा साइन अप के लिए। अगर नहीं है तो ये आगे आएगा और हैश पासवर्ड में बाइक्रिप्ट में के थ्रू हम लोग पासवर्ड को हैश कर रहे हैं। यहाँ पे हैश के बाद पासवर्ड के बाद 10 लिखने का मतलब ये है कि जो हैशिंग है वो 2 to the power 10 से हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग देंगे, अगर 1 देंगे तो वो 2 to the power 1 से हैशिंग होगा, वहीं 10 दे रहे हैं तो 2 to the power 10 से हो रहा है। लेकिन जितना बड़ा वैल्यू देंगे वो सर्वर को उतना कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो प्रोसेस उतने टाइम चलेगा। बाइक्रिप्ट का जो जेएस फाइल है इस फंक्शन में उतने टाइम को उसको डिक्रिप्ट करेगा। और लेकिन एक स्टैंडर्ड 10 से स्टार्ट होता है, आप 10 से दे सकते हैं। 10 के ऊपर अगर आप वैल्यू दे रहे हैं, 11-12 दे रहे हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन बहुत बड़ा वैल्यू देने पे वो ज़्यादा टाइम लेगा पासवर्ड को कंपेयर करने में, क्योंकि लॉगिन के टाइम पे हमें कंपेयर करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो अगर ज़्यादा बड़ा इनक्रिप्टेड फाइल है तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पे 10 से जैसा कि मैंने बोला वो 2 to the power 10 चला जाएगा, जो कि 1024 आता है। तो उतने बिट का इंक्रिप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो रहा है और क्रिएट के लिए ईमेल और पासवर्ड जो जा रहा है यहाँ पे हैश पासवर्ड हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो हमें ऐसे सेंड करना पड़ रहा है। और अगर यूज़र क्रिएट हो गया है तो हमारे पास console.log में यूज़र्स का डिटेल आता है और रिस्पॉन्स में 200 आ जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं अगले स्टेप पे जाऊँ तो हमें लॉगिन पेज क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आने के बाद जो रूट वाला page.tsx फाइल है वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा एरर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट में है और इसका टाइप देना पड़ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे डॉट जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसको JSX कर लूँगा तो जो भी एरर्स है वो चला जाएगा। और अभी आके अगर मैं अपने लोकल होस्ट को रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ ऐसा फॉर्म हमारे पास आ रहा है
और यहाँ पे कुछ डिटेल्स है जैसे प्रवीण @कोडिंग है, तो मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ हमारा लॉगिन काम कर रहा है या नहीं। सबसे पहले मैं रॉन्ग पासवर्ड दे रहा हूँ जो कि 1 2 3 4 है, तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है। और अगर मैं राइट पासवर्ड दे रहा हूँ तो ये लॉगिन सक्सेसफुल होकर होम पे चला जा रहा है। होम अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं वापस से लॉगिन वाले पेज पे आ जाता हूँ। और फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है साइन अप पेज को क्रिएट करना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि जो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा रजिस्टर नाम से, और रजिस्टर के अंदर एक फ़ाइल आ जाएगा राउट के नाम से, route.js, और इसके अंदर रजिस्टर का जो कोड है मैं यूज़ कर लूँगा। और अगर मैं अभी रजिस्टर पे जा रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका नाम page.js रखना है, तो मैं इसका नाम page.js रखता हूँ। राउट सर्वर साइड के लिए होता है। तो अगर मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारा रजिस्टर वाला जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है। अगर इसके कोड की बात करें तो रजिस्टर में क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है, और फॉर्म में जो भी फील्ड्स है उसका नाम मैंने दिया है यूज़र नेम, और पासवर्ड का नाम पासवर्ड है। और फॉर्म में जो बटन टाइप है वो सबमिट है, जो कि इस फॉर्म को सबमिट करेगा। और सबमिट करते टाइम एक फंक्शन कॉल हो रहा है सबमिट हैंडलर। उससे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्शन होता है पोस्ट वगैरह का, वो सब मैं हटाने के लिए प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया है मैंने। और यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड सबमिट हैंडलर के थ्रू एज ए डेटा यहाँ पे पास हो रहा है, और ये डेटा जो है वो रिक्वेस्ट बॉडी में अपेंड हो रहा है ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। डेटा डॉट ईमेल बेसिकली यहाँ से जो ईमेल है वो है, और पासवर्ड यहाँ से आ रहा है। और ये हमारे जो साइन अप वाला एपीआई है उसको वहाँ पे जा रहा है। तो बेस यूआरएल में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगा के रखा है, और ये जो रजिस्टर है वो ये route.js वाला फाइल है जो कि ईमेल को क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं वापस से देखूँ तो अगर ये सब कुछ सही है तो ये लॉगिन पे चला जाता है। तो मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे एक c@a.com में लेता हूँ, और 1 2 3 करके अगर मैं साइन अप करूँ तो ये अकाउंट क्रिएट होके राउट पे जा रहा है, मतलब अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे c@a.com, और जो हमारा पासवर्ड है वो हैश है। तो हमारा यूज़र जो है क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इसी को अगर मैं फिर से साइन अप करना चाहूँ तो c@a.com लिख के अगर 1 2 3 करता हूँ तो ये लॉगिन हो गया, और ये होम पे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग साइन अप और लॉगिन को सेटअप कर सकते हैं। अगर लॉगिन वाले कोड की बात करें तो ये भी सिंपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने फॉर्म वगैरह सेम उसी तरह से है जैसा कि साइन अप में क्रिएट किया गया है। एक यूज़र है, एक पासवर्ड है, एक सबमिट बटन है, और इसका नाम पासवर्ड है, इसका नाम यूज़र है। और ये सबमिट भी उसी तरह से कर रहा है जैसे साइन अप वाले में हो रहा है। बस डिफरेंस ये है कि जैसे क्रेडेंशियल्स है वो क्रेडेंशियल्स हम लोग अपने एपीआई को साइन इन वाले को नहीं सेंड कर रहे हैं, हम लोग क्रेडेंशियल्स नेक्स्ट ऑथ को सेंड कर रहे हैं। और नेक्स्ट ऑथ में जब ये साइन इन होता है तो हमारा जो सेशन है वो क्रिएट होता है, हमारा टोकन जनरेट होता है, जिसको कि हम लोग यूज़र को वैलिडेट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक बार सेशन क्रिएट हो गया तो किसी भी कंपोनेंट में हम देख सकते हैं कि वो सेशन अवेलेबल है या नहीं है। उसके बेसिस पे हम यूज़र का लॉगिन या ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये साइन इन लिखने से ये प्रोसेस हो जाता है। अब यहाँ पे साइन इन की जगह पे हम लोग गूगल भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें गूगल आता है। तो अगर मैंने गूगल लिखा और यहाँ पे क्रेडेंशियल की जगह पे मैं अगर गूगल ऐसे पास कर रहा हूँ तो वो गूगल के थ्रू साइन इन होगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट प्रोवाइडर को यहाँ पे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको साइन इन के साथ ये पास करना होता है डेटा, और ये आप बटन पे भी डायरेक्टली लगा के रिएक्ट जेएस में पास कर सकते हैं। अगर आपको इसको डीप में देखना है तो आपको हमारा जो गूगल साइन इन विथ नेक्स्ट ऑथ वाला वीडियो उसको देखना चाहिए, जो जिसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। अब
यहाँ पे अगर यूज़र साइन इन होता है तो जैसे ही वो साइन इन करता है तो मैं फिर से वो वाला कोड दिखा देता हूँ आपको, option.tss वाला। तो यहाँ पे वो साइन इन का डिटेल आ रहा है और फिर वो हिट कर रहा है वो लॉगिन वाले एपीआई को, जो कि बेस यूआरएल में डिफाइंड है। ये हमारा बेस यूआरएल है और यहाँ पे लॉगिन वाला एपीआई डिफाइंड है और इसको हिट हो रहा है और इसके थ्रू हमारा जो प्रोसेस है वो वैलिडेट हो रहा है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको साइन इन करके चेक करेंगे और इस बार मैं कंसोल को ओपन रखता हूँ, नेटवर्क को भी मैं ओपन कर लेता हूँ और जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोवाइडर्स कॉल हो रहा है और प्रोवाइडर्स में जो ये और उसके साथ ही CSRF टोकन भी कॉल हो रहा है और हमारा क्रेडेंशियल्स वगैरह कॉल हो रहा है, जो कि ये API ऑथ और बीच में कॉल बैक क्रेडेंशियल्स जा रहा है। अगर आप API ऑथ को ट्रैक करते हैं तो ये API ऑथ है, उसके बाद जो भी पैरामीटर्स है तो यहाँ पे कॉल बैक और क्रेडेंशियल्स जा रहा है। यहाँ पे गूगल का कॉल बैक आ जाएगा, गिटहब का कॉल बैक वगैरह आ जाता है और इसका रिस्पॉन्स वगैरह हम लोग देख सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स वगैरह आता है तो हमारे सेशन में आ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।